नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ आशीष सिन्हा। हमारे खास प्रोग्राम कोई सताए हमें बताए में आपका स्वागत है। हम रोजाना एक ज्वलंत मुद्दे को उठाते हैं जिसका सीधा सरोकार आपसे होता है, यानी जनता से होता है। आज का हमारा मुद्दा है लोन से परेशान कैसे बचेगी जान। देश में कर्ज के मामले, सुसाइड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सुसाइड के जो मामलों में बढ़ोतरी हुई है, इनमें कर्ज की वजह से सुसाइड के जो मामले हैं उनमें बढ़ोतरी आई है। आपने आसपास अक्सर देखा होगा कि कई लोग अलग अलग कारणों से इतना कर्ज ले लेते हैं, फिर उसे चुका पाना भारी पड़ जाता है और उनका जिंदगी का बड़ा हिस्सा कर्ज और उसका सूद चुकाने में ही चला जाता है। कई लोग कर्ज जैसे तैसे चुका भी लेते हैं, लेकिन लोगों के साथ कई बार परिस्थितियां शायद ऐसी नहीं होती कि कुछ लोग उसे चुका पाए। ऐसे में कई लोग आत्मघाती कदम जैसे आत्महत्या तक कर लेते हैं। आज हम इसी पर बातचीत करेंगे, क्योंकि कर्ज ना चुका पाने पर एक पूरे परिवार ने खुदकुशी करने पर वो मजबूर हो जाते हैं। ताजा मामला लखनऊ का है, जहां पर कपड़ा व्यापारी शोभित रस्तोगी ने आर्थिक तंगी और बैंक का लोन ना चुका पाने के कारण पत्नी और बेटी के साथ जहर खाकर आत्महत्या कर ली। इलाज के दौरान तीनों की मौत हो गई। ऐसे कई मामले हैं। प्रवीण मित्तल हैं, सौरभ बब्बर है, ललित मोहन है। गिनती इन चार नामों तक खत्म नहीं होती। इन लोगों के नाम और शहर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आत्महत्या का कारण सिर्फ एक है, और वो है कर्ज के बोझ से दबे होना। कोई बैंक के कर्ज से दबा है तो कोई साहूकार के कर्ज से। देश में ना जाने ऐसे कितने प्रवीण हैं, सौरभ हैं और ललित होंगे, जो अलग अलग तरह के लोन से दबे हुए हैं, लेकिन कर्ज के बोझ से छुटकारा पाना आत्महत्या का उपाय नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कोई शख्स कर्ज के जाल में फंस क्यों जाता है। दरअसल लोग अपनी जरूरत पूरा करने के लिए बैंक, एनबीएफसी, साहूकार आदि से कर्ज लेते हैं। काफी लोग ऐसे होते हैं जो लोन तो ले लेते हैं, लेकिन उसे चुकाने में उन्हें बहुत मुश्किल आती है। जैसे बिजनेस के लिए लोन लिया, लेकिन बिजनेस फेल हो गया। किसी दूसरे काम के लिए लोन लिया, लेकिन कमाई उतनी नहीं हुई कि लोन की ईएमआई भर सकें। ऐसे में वो शख्स उस लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन लेते हैं और वो उससे ज्यादा बड़ी रकम का ले लेते हैं। बाद में फिर उसे भी चुकाने के लिए और ज्यादा परेशानी होती है, यानी कर्ज को चुकाने के लिए एक और कर्ज लेते हैं। ऐसे में वो शख्स एक के बाद एक लोन लेता जाता है और अंत में कर्ज के जाल में फंस जाता है और कोई रास्ता नजर नहीं आता। तब आत्महत्या ही आखिरी उपाय नजर आती है। आप समझ लीजिए, कोई भी जेन्युइन जो अथॉरिटी है जो आपको लोन दे सकती है, वो आरबीआई के पास रजिस्टर्ड और लिस्टेड होगी। जी हां, आरबीआई की गाइडलाइंस जो 2022 से 23 के बीच में आई थी, उसमें क्लियरली लिखा गया है कि कोई भी जेन्युइन अथॉरिटी जो आपको लोन दे रही है, पहली बात हमारे यहां लिस्टेड होगी। दूसरा, उसको कोई भी आपकी कोई भी डेटा जो है, चाहे वो फोन गैलरी है, कॉल लॉग्स है, बिना आपकी रजामंदी यानी बिना आपकी कंसेंट के वो नहीं ले सकते हैं। तीसरा, एक बात आप समझ लीजिए, कभी भी ऐसा कोई स्कैम होता है तो हमारा लॉ भी इसमें बहुत क्लियर है। फॉर एग्जांपल आईटी एक्ट में सेक्शन 66E है जो वायलेशन ऑफ प्राइवेसी की बात करता है, यानी कि बिना आपके कंसेंट के, बिना आपकी रजामंदी के आपका डेटा लिया जा रहा है और उसका इस्तेमाल कहीं भी किया जा रहा है, तो ये वायलेशन ऑफ प्राइवेसी के अंदर आता है और उसको हैम्पर कर रहा है। मान लीजिए आपके साथ ये स्कैम अगर हो गया है तो क्या करना है? आंसर जो है इसका बहुत सरल सा है। पहली बात, आप आरबीआई के पोर्टल पे जाएं, वहां कंप्लेंट कर सकते हैं। दूसरी बात, cybercrime.gov.in, वहां जाकर भी आप ये कंप्लेंट कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, ये सारी इंफॉर्मेशन तभी मायने रखेगी जब आप सतर्क रहेंगे। अगर आपको पता है कि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इसमें कुछ खटक आ रही है, कोई हमारा गलत फायदा उठा रहा है, तो झिझकिए नहीं, सामने आइए और रिपोर्ट करिए। आप समझ लीजिए, कोई भी जेन्युइन जो अथॉरिटी है जो आपको लोन दे सकती है, वो आरबीआई के पास रजिस्टर्ड और लिस्टेड होगी। जी हां, आरबीआई की गाइडलाइंस जो 2022 से 23 के बीच में आई थी, उसमें क्लियरली लिखा गया है कि कोई भी जेन्युइन अथॉरिटी जो आपको लोन दे रही है, पहली बात हमारे यहाँ लिस्टेड। मैंने एक प्राइवेट बैंक है, एवियम प्राइवेट लिमिटेड फाइनेंस, उस बैंक से मैंने 2 लाख का लोन लिया था, हाउस लोन लिया था। इसमें मेरी प्रॉपर्टी के कागज भी रखे हैं। उसमें उन्होंने मुझे काट कर 1,72,000 रुपये मुझे काट के दिया। उसके अलावा मेरे लोन चलते हुए 15 महीने हो गए हैं, 3 साल का था।
इसमें क्या है कि मेरे अकाउंट से किस्त कट भी जाती है और मेरे सिविल में इसका बड़ा डिफेक्ट पड़ रहा है। सिविल में मेरे ओवरड्यू शो कर रहा है और ये दर्शा रहे हैं सिविल को कि मैं इनको लेट पेमेंट दे रहा हूँ, जबकि मेरे सिविल में भी 10 दिन कहीं 15 दिन हर किस्तें लेट जा रही हैं, जबकि मेरे अकाउंट से टाइम टू टाइम किस्तें कट रही हैं। उसके अलावा भी ये लेट दे रहे हैं। उसके अलावा कभी मैंने उनसे एक बार कहा कि मेरा भैया सिविल सही कराइएगा, नहीं तो हम किस्तें नहीं देंगे आपको। जब किस्तें आप लेट ही दिखा रहे हो तो हम क्यों आपको किस्तें दें? तो उसके बाद बैंक वाले हमारे घर पे भी आकर कई बार बवाल भी किया है, बदतमीजी भी करने की कोशिश की है। मैंने सोशल मीडिया फेसबुक पर एक लोन ऐप का देखी, उस पर मेरे को 50,000 रुपये का लोन शो हो रहा था। लोन ऐप डाउनलोड करने के बाद उन्होंने मेरे से मेरे कॉन्टैक्ट्स, मेरी इमेजेस, मेरे डॉक्यूमेंट्स, मेरे रिकॉर्डिंग्स, सब डाटा का एक्सेस मांगा। वो डाटा एक्सेस होने के बाद वो डाटा एक्सेस हो गया। उसके बाद उन्होंने मेरे को 7,000 रुपये का लोन दिया। 7,000 रुपये लोन देने के बाद उन्होंने मेरे को हरासमेंट करना चालू कर दिया, मेरे साथ मिसबिहेव करना चालू कर दिया। उन्होंने मेरे से पैसों की डिमांड रखने लगे। मैंने 7,000 का 15 गुना अपनी इज्जत और अपने डर के वजह से 1 लाख रुपए भर भी दिया। उसके बाद भी उन्होंने मेरे को हरासमेंट, मेरी फ़ोटोज़ का मिसयूज़ करने लगे। मेरी फ़ोटोज़ के ऊपर गंदी गंदी वीडियोस एडिट करके डालने लगे। मेरे डॉक्यूमेंट्स को मिसयूज़ किया। और लोन से परेशान कैसे बचेगी जान, ये मुद्दा जरूरी इसलिए है क्योंकि हम या आप कभी ना कभी लोन लेते हैं, लेकिन क्या लोन हम जिन फर्म से लेते हैं क्या वो वाकई आरबीआई द्वारा रजिस्टर्ड है? अगर आरबीआई द्वारा रजिस्टर्ड हैं तो क्या नियमों का पालन होता है? जो रिकवरी एजेंट आते हैं क्या रिकवरी एजेंटों के लिए नॉर्म्स हैं? क्या रिकवरी एजेंट बदतमीजी कर सकता है या नहीं कर सकता है? क्योंकि कई बार इस तरह की शिकायतें मिली हैं। यह पूरा मामला सिविल मामला होता है, तो फिर इसमें आपराधिक धमकी क्यों दी जाती है? ये वो तमाम सवाल है जिनके जवाब ढूंढना चाहेंगे। यह मुद्दा आपसे जुड़ा है, आपके सरोकार से जुड़ा है, इसलिए पूरी डिबेट को ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा, क्योंकि हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी हैं, हमारे साथ पीड़ित भी हैं। पीड़ितों की आप बीती सुनिएगा और एक्सपर्ट्स के सुझाव सुनिएगा। हमारे साथ एके सिंह जी हैं, पूर्व एसीपी दिल्ली, अश्वनी राणा जी संस्थापक हैं वॉइस ऑफ बैंकिंग, रेखा सिंह वकील, विष्णुप्रिया सामाजिक कार्यकर्ता, रवि रंजन वर्मा पीड़ित और प्रमोद रस्तोगी शोभित के रिश्तेदार हैं। रवि रंजन वर्मा जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं विष्णुप्रिया जी आपके पास आना चाहूंगा। विष्णुप्रिया जी, अगर ये लोन का पूरा खेल देखें तो ये मामला सिविल होता है, ये मामला क्रिमिनल का नहीं है कि अगर आपने किसी से 2 लाख रुपए किसी बैंक से लोन ले लिया तो उसमें क्रिमिनल कार्रवाई नहीं होती है, वो सिविल मैटर होता है। और सिविल मैटर में किसी भी एजेंट को यह हक नहीं कि वो किसी के घर जाके उसे धमकाए, डराए या फिर गालियां दे। पहली एक प्रतिक्रिया, ये जो लोन के खेल चल रहे हैं इन पर आपसे लेना चाहूंगा। देखिए सर, ये तो अभी चलिए हाईलाइट हो गया क्योंकि अभी इतना बड़ा हादसा हो गया, लेकिन ऐसी चीजें हम रोज ही सुन रहे हैं, अपने आस पड़ोस में भी सुन रहे हैं। और कितने लोग कंप्लेन करने से भी इसलिए डरते हैं क्योंकि ऐसे लोग, इनका ना गिरोह होता है। कितने तो फर्जी लोन एप्स इतने ज्यादा चल रहे हैं जिसमें अगर आप एक बार आपने लॉग इन कर दिया तो आप भले ही पैसे लो चाहे ना लो, वो अपने आप आपके अकाउंट में पैसे डाल देते हैं और उसके बाद आपको उसके डबल वापस करने पड़ते हैं। एंड ये जो अभी आपने क्लिपिंग चलाई उसमें फोटो मॉर्फिंग की बात हुई थी, तो सबसे ज्यादा लोग इस चीज से परेशान है क्योंकि आप कुछ सेटिंग्स में जब आप किसी चीज के लिए अप्लाई करते हो तो आप ऑन कर देते हो, राइट? क्योंकि हम इतनी जल्दी पढ़ते नहीं क्योंकि इतना सारा लिखा होता है, तो लोगों को वहां पे सतर्क रहना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि फिर वो आपका पूरा फोन एक्सेस कर लेते हैं। आपके कॉन्टैक्ट्स एक बार उनके पास चले गए तो वही फोटो मॉर्फ करके उनको भेजने की जो धमकी होती है। इज्जत देखिए, एक मिडिल क्लास इंसान की बात करें चाहे आप बड़े से बड़े शख्सियत की बात करें, सबको इज्जत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो उस चक्कर में इसी चीज का फायदा उठा के ये चीजें इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि वो बहुत ज्यादा तनावग्रस्त कर देती है इंसान को, पूरी फैमिली खत्म हो जाती है। हम देख सकते हैं इसके पीछे। तो लोगों को बेसिक चीजें समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे आपने अभी भी क्वेश्चन में अपने जो शुरुआत करी कि ये सिविल मामला है, क्रिमिनल मामला नहीं है, तो जो ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं वो लोग गलत हैं।
अगर इंसान को आप इतना ज्यादा डरा ही दोगे तो वो आपके अगर पैसे बकायदा अगर आपसे लिए भी हैं तो वो वापस कैसे करेगा। और जब हमारे पास एक जरिया है कोर्ट, तो फिर आपकी इतनी हिम्मत कैसे हो रही है कि आप ब्लैकमेलिंग पे उतर, मतलब आप क्रिमिनल हैं। विष्णु प्रिया जी, ये दुर्भाग्य है कि ये सारी जो लोन की किश्त है ना, ये मिडिल क्लास वालों को चुकानी पड़ती है या फिर लोअर मिडिल क्लास वालों को चुकानी पड़ती है। नहीं चुका पाते हैं तो जान दे देते हैं, वरना कोई अमीर शख्स जो है ना, वो पेज 3 पार्टी भी करता था, वो अपनी बियर की कंपनी भी चलाता था और देश का 9,000 करोड़ रुपए लेके सीना चौड़ा करके चला भी गया और कुछ नहीं होता। 10,000 लोगों के लिए लोगों को सुसाइड करने की नौबत आ जाती है सर। कहते हैं ना, कमजोर को और ज्यादा दबाया जाता है, तो ये वही लूपहोल है सर। ये वही लूपहोल है। हमारे साथ और भी कई खास मेहमान हैं, उनके पास चलूंगा। अश्वनी राणा जी भी हमारे साथ हैं, संस्थापक हैं वॉइस ऑफ बैंकिंग। अश्वनी राणा जी, बेहद स्वागत है आपका इंडिया डेली में। एक जानकारी मेरे साथ आप साझा करिएगा ताकि वो दर्शकों तक पहुंचे। ये जो पूरा मामला है जिसका जिक्र अभी मैं कर भी रहा था कि ये सिविल मामला है और इसमें किसी भी तरह की क्रिमिनलिटी इन्वॉल्व हो ही नहीं सकती, यानी किसी भी तरह की गाली गलौज, किसी भी तरह की धमकी सुबह 7 से लेकर शाम 7 के बीच में ही अगर किसी को रिकवरी के लिए आना है तो आ सकता है, लेकिन उसके पास भी प्रॉपर बैच होना चाहिए। लेकिन लोन के खेल में कई बार ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स को या रिकवरी एजेंट्स को दे दिया जाता है लोन अपना वसूलने के लिए, जो अक्सर इन सीमाओं को पार कर जाते हैं। देखिए क्या है कि अभी ये जो आप जिस लोन की आप बात कर रहे हैं, ये मेरे को जानकारी नहीं कि किसी बैंक से लोन था, किसी एनबीएफसी से था या किसी प्राइवेट फाइनेंसर से था। क्या है कि बैंकों में ऐसे सीन कभी आते नहीं है, रिकवरी के वो एक अलग तरीके रहते हैं और वो ना किसी को धमकाते हैं। वहां पर एक प्रॉपर सिस्टम है, आप अगर लोन नहीं दे रहे तो आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन में जाते हैं, लेकिन इस प्रकार के धमकाने का या इस प्रकार से रिकवरी करने का सिस्टम नहीं रहता। लेकिन ये प्राइवेट फाइनेंसर जो है, एनबीएफसी है, उसमें इस प्रकार की चीजें आती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। इवन दो रिजर्व बैंक भी यही कहता है कि जो रजिस्टर्ड उनके इस प्रकार की कंपनीज है वो इस प्रकार से नहीं कर सकते और जो भी रिकवरी एजेंट है वो भी एक समय पर जा सकते हैं। लेकिन मेरा सिर्फ यही कहना है कि भाई जब हम लोन लेते हैं, अब एक यहाँ पर सज्जन अपने बता रहे थे कि मैंने ऐप से लोन ले लिया। अरे जब हम पैसा ले रहे हैं वो किस चीज के लिए ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं, हमारे अंदर भी तो अवेयरनेस होनी चाहिए। हम अपनी पॉकेट के हिसाब से या लोन लें, हमारा पास जो प्रोजेक्ट है हम उसके हिसाब से लोन लें। हम अपने से ज्यादा आगे बढ़ के कोई लोन ले लेते हैं फिर चुका नहीं पाते हैं, तो ये सारी चीजें दोनों साइड में है। ये जिस प्रकार से चीज हुई है ये गलत है। और ऐसे मैं ये कह रहा हूं कि जब भी कभी कोई इस प्रकार परिवार जो है कहीं ऐसे लोन के जाल में फंस भी जाता है तो उसको इस प्रकार का कृत करने की आवश्यकता नहीं है। वो किसी काउंसलर के पास जा सकता है, अपनी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकता है और बहुत सारे और ऑप्शंस हैं कि वो अपनी रिकवरी जो है वो कर सकता है। उसकी अगर कोई एसेट्स है तो उसको बेच के दे सकता है, यानी लेकिन ये कोई सॉल्यूशन नहीं है जो सुसाइड का ये है। लेकिन ये ज्यादातर जो दबाव बनता है वैसे बनता है। अब क्रेडिट कार्ड के अंदर भी इस प्रकार के बहुत सारे केस आते हैं कि क्रेडिट कार्ड बैंकों के जब लोग पैसा नहीं चुकाते तो वो दूसरी कंपनियों को, रिकवरी कंपनियों को भेज देते हैं और रिकवरी कंपनियां भी उनको जो है नोटिस भेजती है वकील का और वकील बात करता है। इस प्रकार से जो सरकारी बैंक है या प्राइवेट बैंक है उस पर ऐसा नहीं होता, लेकिन मुझे लगता है एनबीएफसी या प्राइवेट फाइनेंसर इस प्रकार से करते हैं। ये एनबीएफसी किस तरीके से काम करती है, जरा इसको दर्शकों को बताइएगा। देखिए एनबीएफसी तो उसका बेसिकली काम जो है वो बैंकों से ही लोन लेते हैं अपना एक, और उसको आगे रिफाइनेंस करने का काम करते हैं। और जो वो पैसा देते हैं तो उनका जो बैंकों से थोड़ा आसान रहता है लोन उनका देने का तरीका, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है। अब लोग क्या है कि जिसको लगता है कि बैंक से पैसा नहीं मिल रहा तो एनबीएफसी के पास चला जाता है और पैसा वो ले लेता है, लेकिन उसका इंटरेस्ट जो है ज्यादा है। लोन लेने से पहले कम से कम हम सोचें कि हमने जो पैसा लिया है उसका जो हमने वापस करना है उसका क्या सिस्टम, क्या मॉड्यूल है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ये नहीं कि हमने जितना प्रिंसिपल ले लिया उससे ज्यादा हम
इंटरेस्ट भी चुकाते रहेंगे तो वो निश्चित रूप से समस्या आएगी। लेकिन और ये जब कभी एनबीएफसी किसी भी- का वो लाइसेंस तो आरबीआई ही देती होगी ना सर? बिल्कुल आरबीआई देती है। तो फिर अगर मैं वही तो कह आरबीआई रहा हूं। अगर एनबीएफसी को लाइसेंस देती है, वहां से ये ऑपरेट करते हैं, तो आरबीआई की जो गाइडलाइन होगी वो गाइडलाइन तो इन पे भी अप्लाई होगी ना? ये गाइडलाइन से छूटे तो नहीं होंगे सर?